साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। कोशिकांगों को पढ़ रहे थे अपन सेल बायोलॉजी में, और उसी क्रम में अपना जो अगला टॉपिक है आज का वो है लाइसोसोम। सिंगल मेम्ब्रेन कोशिकांगों में आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, आपने गोल्जी बॉडी पढ़ा, और सिंगल मेम्ब्रेन युक्त कोशिकांगों के अंदर अगला है लाइसोसोम। देखो, मैंने आपको दो नाम बताए थे। डी ड्यूब ने इसकी खोज करी थी। कब करी थी? 1955 में। और मैंने आपको यह बताया था, ड्यू शब्द आ रहा है यहां पर। ड्यू का मतलब कोई चीज बाकी है, तो लाई और पर ये दो शब्द काम में लिए थे अपने। तो परोक्सिसोम और लाइसोसोम दोनों के खोजकर्ता कौन है? एक ही हैं। कौन? डी ड्यूब। यहां पर लाइसो का मतलब होता है पाचन, और पाचन एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम लाइसोसोम रखा गया। हाइड्रोलाइटिक या डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं इस सेल ऑर्गेनल्स के अंदर, इसलिए इसका क्या नाम है? लाइसोसोम रखा गया। मेम्ब्रेन की बात करें तो कैसा है? यूनिट मेम्ब्रेन है। यूनिट मेम्ब्रेन में अपन ने दो पढ़ लिए पहले, मैं साथ साथ याद करवाता हूं आपको। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी दोनों यूनिट मेम्ब्रेन या सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स हैं। इस सेल ऑर्गेनल्स की खास बात क्या है? इसकी खास बात है कि ये सेल के कार्य के अनुसार, सेल के फंक्शन के अनुसार अपनी संरचना बदलता है। इसलिए इसको जो कह सकते हैं बहुरूपिया कोशिकांग भी कह सकते हैं। बहुरूपिया कोशिकांग, या कह सकते हैं कि इसमें क्या पाई जाती है? पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है, बहुरूपता पाई जाती है। जिस तरह का काम होगा सेल का, उसके अनुसार ये अपने स्ट्रक्चर को बदल लेगा, चेंज कर लेगा। अब काम क्या करेगा? काम ये करेगा कि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? इसके अंदर पाए जाते हैं पाचन एंजाइम या पाचक एंजाइम। पाचक एंजाइम क्या बोल सकते हैं? इसके अंदर पाए जाएंगे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की उपस्थिति के कारण इसके अंदर ये सब संरचनाएं पाई जाती हैं। इसका नाम रखा जाता है लाइसोसोम। अब आपको अगर याद है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी के आपने जब फंक्शन लिखे थे, तो उसमें एक चीज देखना, पहले के नोट्सों में आपको एक चीज मिलेगी। क्या मिलेगी? कि मैंने लिखाया था कि लाइसोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है, इसका निर्माण कहां से हुआ? एंडोप्लाज्मिक प्लस गोल्जी बॉडी दोनों इसका निर्माण करते हैं, दोनों के द्वारा इसका फॉर्मेशन हुआ। तो ये क्या करते हैं? इससे बनाई, इन दोनों से इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। एक और नाम है इसका, क्या नाम है? सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली। मतलब जब अपने शरीर को पर्टिकुलर किसी टाइम पर, किसी निश्चित समय पर जब भोजन नहीं मिलता, तो ये क्या करती हैं? सेल के खुद ही सेल को डाइजेस्ट करने लग जाती हैं, खाने लग जाती हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि आत्महत्या कर रही हैं। तो सेल की आत्महत्या के लिए जिम्मेदारी आत्महत्या की थैली किसमें पाई जाती है? आप ऐसा कह सकते हो कि लाइसोसोम इसका पर्टिकुलर आंसर है। ठीक है। ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, इसके अंदर चूंकि करीबन पाचक एंजाइम पाते हैं, वही 50 प्रकार के करीबन पाचक एंजाइम है। 50 प्रकार के करीबन पाचक एंजाइम है। जैसे मान लो कि प्रोटीएज एंजाइम है, जैसे मान लो लाइपेज एंजाइम है, जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट एंजाइम है, राइबोन्यूक्लियेज, ऐसे एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं। तो जब ये एंजाइम पाए जाते हैं, उस एंजाइम की क्रियाशीलता बरकरार रहे, एंजाइम खराब नहीं हो, एंजाइम डिग्रेड नहीं हो, इसलिए क्या करते हैं कि लाइसोसोम है, उस लाइसोसोम सेल ऑर्गेनल्स की जो पीएच है ना, उसकी पीएच कितनी होगी? 5 होगी। क्योंकि जो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो हैं वो 5 पीएच पर, या कह सकते हैं कि अम्लीय पीएच पर, ऐसा बोल सकते हैं, अम्लीय पीएच पर सक्रिय रहते हैं। तो अम्लीय पीएच पर सक्रिय रहने के कारण इस सेल ऑर्गेनल्स की जो पीएच कैसी होती है? वो पीएच अम्लीय होती है। अब इतना तो बता दिया आपने कि बहुरूपीय है, तो क्या क्या रूप क्या क्या है इसके? देखें, जरूरत के हिसाब से इसके जो प्रकार हैं वो बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये 4 प्रकार इसके मुख्य हैं। वैसे 2 ही प्रकार हैं, लेकिन अधिकतम अपन पढ़ते हैं 4 प्रकार इसके मैन अपन डिवाइड कर सकते हैं। पहला प्रकार है इसका, ऐसा बोल सकते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम। अभी बताऊंगा इसका क्या मतलब है। दूसरे नंबर पर आपको याद रखना है सेकेंडरी लाइसोसोम।
तीसरे नंबर पर आपको याद रखना है ऑटोफेगी, और चौथे नंबर पर आपको याद रखना है रेजिडुअल लाइसोसोम। लाइसोसोम के 4 प्रकार, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, ऑटोफेगी लाइसोसोम और रेजिडुअल लाइसोसोम। ये 4 इसके प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। चारों होना को तो लाइसोसोम ही हैं, लेकिन जरूरत के हिसाब से ये अपने स्ट्रक्चर को बदलते रहते हैं। अब देखें आगे, समझना बड़ा सरल सा टॉपिक है, कोई खास नहीं है। देखो, सबसे पहले ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी ने जो लाइसोसोम बनाया, उस लाइसोसोम का क्या नाम रखा? उसका नाम रखा प्राइमरी लाइसोसोम। सबसे पहले बनाइए तो प्राइमरी लाइसोसोम सबसे पहले बनाया किसने? ER और गोल्जी बॉडी ने मिलकर बनाया। यही बात हुई थी अपने। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इतनी देर से अपन ये डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट है। ठीक है, ये प्राइमरी लाइसोसोम बन गया, ER से गोल्जी बॉडी से बन गया, और गोल्जी बॉडी से बढ़ने के साथ साथ में इसमें एंजाइम प्रेजेंट है। अब ये देखो सेल मेम्ब्रेन, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोई भी चीज एंटर करती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोई भी चीज, ये मान लो पूरी ये कोई सेल है, इसकी सेल मेम्ब्रेन है। अभी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जब भी कोई चीज जाएगी, अंदर एंटर करेगी, तो उसकी 2 प्रक्रियाएं हैं। क्या? या तो अगर कोई लिक्विड जाएगा तो उसको बोलते हैं अपन क्या? पिनोसाइटोसिस, और अगर कोई सॉलिड जाएगा तो उसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। तो पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा इस सेल ने कुछ मटेरियल को अंदर ले लिया। अब जो मटेरियल अंदर गया, वो मटेरियल प्लस, मतलब ये दोनों प्रक्रिया से जो मटेरियल अंदर गया वो इसके साथ मिलेगा जाकर, क्योंकि इसको पचना है, और पचने के लिए जो सेल ऑर्गेनल है वो लाइसोसोम है, उसके साथ ये मैच हो गया, मिक्स हो गया जाकर। जैसे प्राइमरी लाइसोसोम के साथ में जो भी सेल के अंदर मैटर गया वो जुड़ गया, उस जो सेल ऑर्गेनल है उस लाइसोसोम को क्या बोल दिया? उसको बोल दिया अब क्या बोल दिया? सेकेंडरी लाइसोसोम। ऐसा कह सकते हैं कि प्राइमरी लाइसोसोम प्लस पिनो और फेगो से जो अंदर आया वो मटेरियल दोनों जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है? सेकेंडरी लाइसोसोम हो गया। अब क्या करना है? ये प्रक्रिया क्या कहलाई? इसको दूसरा नाम भी बोल सकते हैं, इसको फेगोसोम भी बोल सकते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम को फेगोसोम भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसका काम क्या है? इसका पाचन करना, जो अंदर लिया उसका पाचन करना, और पाचन करने के दौरान, या ऐसा बोल सकते हैं कि इसका डाइजेशन करना, या इसका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है तो क्या करना है? इसका हाइड्रोलाइसिस करना। भाई हाइड्रोलाइसिस एंजाइम काम क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस का। तो हाइड्रोलाइसिस करना किसका? इस सेकेंडरी लाइसोसोम का। अब 2 चीजें होंगी, या तो क्या जो मटेरियल है उसका डाइजेशन कर देंगे, डाइजेस्ट हो जाएगा, या फिर क्या होगा? इनडाइजेस्ट, या तो पच जाएगी जो चीजें होंगी, ठीक है, या नहीं पचेंगी, 2 ही कारण होगा। तो जो पच जाएंगी वो कहां चले जाएंगी? वो तो चले जाएंगे साइटोप्लाज्म में, कि भाई पच गया, अब इसको काम में लेना है, जिस काम में ले सकते हो आप ले लीजिए। सेल को बोल दिया, साइटोप्लाज्म को दे दिया, किसने? लाइसोसोम ने। जो इनडाइजेस्टेड है उसको फिर क्या बना? उसको क्या करना है? फिर उसको करना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर करना है। प्रक्रिया कौन सी? एक्सोसाइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर करना है। किसको? इनडाइजेस्ट को, क्योंकि इनडाइजेस्ट मटेरियल क्या काम का? सेल के लिए कोई काम का नहीं है, इसको बाहर करना है। तो बाहर करने वाले जो स्ट्रक्चर है, बाहर करने का जिम्मा जिसके पास है उसको क्या बोलेंगे? रेजिडुअल। तो रेजिडुअल क्या करता है? बाहर फेंकता है जो एक्स्ट्रा चीज है। इस रेजिडुअल को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेजिडुअल लाइसोसोम को। ये काम क्या है इसका काम है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेल के जो इनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको बाहर फेंकना। तो प्राइमरी लाइसोसोम तो पहले बना दिया किसने? ER और गोल्जी बॉडी ने। जब उन्होंने सेल के अंदर आई चीजों को ग्रहण कर लिया तो बन गया सेकेंडरी लाइसोसोम। और बनने के बाद में जो मटेरियल डाइजेस्ट हो गया वो तो डाइजेस्ट हो गया, नहीं हुआ उसको बाहर निकालना है। उसके लाइसोसोम कौन सा काम आएगा? वो आएगा रेजिडुअल लाइसोसोम। ठीक है, इतना आप उतार लीजिए। रेजिडुअल लाइसोसोम आ गया। अब देखो, आपने तो अभी कहा कि सर ये आपने तो अभी बताया कि 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन ये तो 3 ही प्रकार के हुए। अब जो चौथा प्रकार कौन सा बच गया? चौथा प्रकार बन गया, उसको बोलते हैं ऑटोफेगी।
ऑटोफेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ है कि जब कई बार कोई सेल बीमार हो जाती है तो जो सेल के जो ऑर्गेनेल्स हैं, या कह सकते हैं कि सेल बीमार हो गई तो उस सेल बीमार के जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको प्राइमरी लाइसोसोम क्या करता है, ये प्राइमरी लाइसोसोम खा जाता है और क्या बना देता है उसका, उसी कंडीशन को बोलते हैं ऑटो लाइसोसोम बन जाता है ये। और ऑटो लाइसोसोम जो प्रक्रिया करता है उसको बोलते हैं ऑटोफेगी। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ऑटोफेगी हो गया। तो 4 इसके प्रकार हो गए। प्राइमरी लाइसोसोम से ऐसा कह सकते हैं कि 2 बने डायरेक्ट, एक प्राइमरी लाइसोसोम से सेकेंडरी लाइसोसोम बना, और प्राइमरी लाइसोसोम से ही आपके कौन सा, ऑटोफेगी का फॉर्मेशन होता है। ये सब 4 जिसके प्रकार हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी से बने हुए किसके लाइसोसोम के। अब देखें, अब इसके आधार पर आपके फंक्शन याद तो हो ही गए होंगे। बचा क्या वैसे देखा जाए तो कुछ नहीं बचा, फिर भी देख लेते हैं कि इसका काम क्या है। इसका काम है, देखो सबसे पहला काम तो ये जो संरचना बताई इसके आधार पर ले लो। एक तो ले लो कि पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया से जो पदार्थ आए ना अंदर, उनका डाइजेशन करना, उनका पाचन करना किसका काम है, लाइसोसोम का। ठीक है जी। उसके बाद में एक्सोसाइटोसिस प्रक्रिया से जो इनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको सेल के बाहर भेजना, ये भी काम हो गया किसका, लाइसोसोम का। तीसरा नंबर है, सेल बीमार हो गई, सेल ऑर्गन्स बीमार हो गए, उनको क्या करना, ऑटोफेगस करना। तो ऑटोलाइसिस या ऑटोफेगी काम भी, लाइसिस का काम भी किसका है, लाइसोसोम का है। ठीक है। 4 नंबर काम है, जब प्रक्रिया अपन ने देखो फर्टिलाइजेशन से पहले 2 प्रक्रिया होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। वो दोनों प्रक्रिया में काम जो ऑर्गेनल आ रहा है वो गोल्जी बॉडी मुख्यतः है, 2 काम कर रहा है यहाँ पर, अभी जस्ट पढ़ाया था। तो फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन की सहायक जो प्रक्रिया है उसमें जो सहायक ऑर्गन है वो कौन है, ऑर्गेनल्स है, वो है आपके कौन, जो लाइसोसोम। तो फर्टिलाइजेशन में सहायक ऐसा लिख सकते हो आप। आगे जब सेल का डिवीजन होगा तो सेल डिवीजन में भी हेल्पफुल है कौन, मैन तो वही है, लेकिन सेल डिवीजन के समय भी ये हेल्पफुल है, क्योंकि देखो सारे काम होने वाले, फर्टिलाइजेशन है, सेल डिवीजन है, ये सेल के कुछ अच्छे काम है, मतलब कुछ एडवांस काम है। तो ये काम करने के लिए जो जरूरी एंजाइम वगैरह हैं, सेल का पाचन करना, ये सब प्रक्रियाएं तेज होती हैं, और तेज होने के लिए इनका जिम्मेदार होना जरूरी है। एक काम हो गया। आगे जब क्रोमोसोम बनते हैं तो क्रोमोसोम है, उन क्रोमोसोम का सेपरेशन, क्रोमोसोम वाले टॉपिक में डिटेल पढ़ेंगे इसको, क्रोमोसोम का जो सेपरेशन होगा उसके अंदर भी रेस्पॉन्सिबल हैं कौन, लाइसोसोम जिम्मेदार हैं। ठीक है। और एक तरीके से और समझ लो कि कोई जर्मिनेटेड फूड है, आपने गेहूं है, बाजरा है, मूंग है, मोठ है, ये आपने किसी पानी में भिगोए और ये जर्मिनेट हो गए, ये अंकुरित हो गए। तो जर्मिनेट जो सीड वगैरह हैं, बीज हैं, उनके अंदर जो स्टोर फूड है, जो फूड स्टोर है, उसका क्या करना, डाइजेशन करने का काम, उसका पाचन करने का काम किसका है, उसका किसका है काम, ये भी काम है किसका, आपके लाइसोसोम का। तो इतनी सारी बातें आपने लाइसोसोम के बारे में देखी। लाइसोसोम में मुख्यतः आपको क्या याद रखनी है, ये आपको याद रखना है कि लाइसोसोम का काम है, इतने सारे तो काम याद रख लेना। लाइसोसोम ऐसा कोशिकांग है जो अपनी संरचना बदलता रहता है। लाइसोसोम ऐसा कोशिकांग है जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम ऐसा कोशिकांग है जिसके ऊपर यूनिट मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये तो मुख्यतः इसकी बातें होंगी। बाकी अपन ने इसके बारे में देख लिया, इसका निर्माण कौन करता है और इसके बाकी सारे फंक्शन क्या हैं, और इसको सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है, कि कई बार क्या होता है कि जब किसी कारण से लाइसोसोम को या मतलब सेल को फूड नहीं मिलता या डाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पाती, उस परिस्थिति में जो ये खुद ही फट जाता है और फटकर सारे एंजाइम इसके अंदर बिखर जाते हैं। तो इसके कारण जो सेल के अवयव हैं वो सारे कोशिका में बिखर जाते हैं, कोशिका को नष्ट कर देते हैं, मतलब पूरी कोशिका को खा जाते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया कहलाती है, जो लाइसोसोम के कारण से सुसाइडल बैग बनते हैं। ये प्रक्रिया लाइसोसोम के द्वारा ही कंप्लीट होती है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।